गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने किया था उसका, सर्कुलेशन के बारे में, इंट्रासेल्यूलर सर्कुलेशन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सर्कुलेशन, फिर एनवायरमेंटल बॉडी सर्कुलेशन, फिर उसके बाद हम लोगों ने बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन को डिस्कस किया था। बॉडी फ्लूइड्स के बारे में भी डिस्कस किया था, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, है ना। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जहाँ हमने लास्ट डिस्कशन किया था वहाँ पे हमारा अगला टॉपिक प्रेजेंट है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो ब्लड जो है वो क्या है, एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। ठीक है, तो ब्लड के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ब्लड जो होता है, सबको पता है हमको कि डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड में प्रेजेंट रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि ब्लड के अंदर पर्सन टू पर्सन जो है ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है। किसी के अंदर हीमोग्लोबिन कम रहता है तो ब्लड का जो कलर है वो थोड़ा सा जो है लेस डार्कर रहेगा, और जिनके अंदर हीमोग्लोबिन का कंटेंट ज़्यादा है ब्लड में तो उनके ब्लड का जो कलर है वो और ज़्यादा डार्कर रहेगा। ठीक है, अब ब्लड जो है होता क्या है, ब्लड जो है हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि कनेक्टिव टिश्यू होता है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि सर्कुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब ब्लड जो है वो हमारी बॉडी का सॉफ्टेस्ट टिश्यू होता है। अब ब्लड का कंटेंट कितना होता है, अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर 5 लीटर ब्लड जो है एट एनी गिवन टाइम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब ब्लड का जो मैंने बताया क्वांटिटी कितना है, 5 लीटर। तो ये जो 5 लीटर ब्लड है ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का 30 to 35% शेयर जो है होल्ड करता है। मतलब टोटल जितना भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है हमारी बॉडी में, चाहे वो टिश्यू फ्लूइड हो, चाहे लिम्फ हो, ठीक है, या ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड हो या ब्लड हो, तो इन सारे जितने भी फ्लूइड्स प्रेजेंट हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स, इन सारे फ्लूइड्स को अगर हम लोग मिला लें तो उसमें से 30 to 35% शेयर जो होता है वो सिर्फ किसका है, ब्लड का है। ठीक है, अब ब्लड का जो पीएच होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, 7.4 जो है ब्लड का पीएच होता है, और ब्लड के पीएच को मेंटेन करने का काम ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं वही करते हैं। ठीक है, अब ब्लड के बारे में आगे अगर हम लोग बात करें तो ब्लड बेसिकली 2 चीज़ों से बना हुआ होता है। इसके बारे में हम लोगों ने क्लास 10th में भी डिस्कस किया था सर्कुलेशन वाले टॉपिक में। ठीक है, ब्लड के बेसिकली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कॉर्पसेल्स यानी कि ब्लड के सेल्स। ठीक है, अब प्लाज्मा जो होता है ये बेसिकली फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का, और इस फ्लूइड पार्ट के अंदर जो ब्लड कॉर्पसेल्स हैं वो क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, फ्लोट करते हैं। ठीक है, अब प्लाज्मा जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, लिक्विड पार्ट है, तो इसका मैट्रिक्स, ब्लड का जो मैट्रिक्स क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। 9th क्लास में भी हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा है कि ब्लड का जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड मैट्रिक्स है। ठीक है, अब प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा का इंट्रोडक्शन अगर मैं दूं तो प्लाज्मा जो है स्ट्रॉ कलर्ड होता है। ठीक है, स्ट्रॉ कलर, स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, पैरा। ठीक है, तो पैरे का कलर कैसा होता है, लाइट ब्राउनिश कलर होता है ना, तो उस टाइप के कलर का, स्ट्रॉ कलर का होता है प्लाज्मा। विस्कस होता है। ठीक है, विस्कस यानी कि गाढ़ा होता है। ठीक है, और प्लाज्मा जो है ये ब्लड का 55% कंटेंट जो है उसको शेयर करता है। ब्लड का 55% कंटेंट जो है उसको कौन शेयर करता है, प्लाज्मा, और बाकी 45% जो रहता है शेयर वो ब्लड कॉर्पसेल का होता है। ठीक है, तो ब्लड कॉर्पसेल्स जो है उनका शेयर कम है और प्लाज्मा का शेयर जो है ब्लड में ज़्यादा है। ठीक है, अब प्लाज्मा जो है इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करें तो प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% वाटर होता है। ठीक है, 90 to 92% वाटर रहेगा, बाकी 8% जो है इसके अंदर सॉलिड सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहेंगे। अब सॉलिड सब्सटेंसेस क्या क्या रहेंगे इसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर जितने भी सॉलिड्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करें तो प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, शुगर, ए यानी कि अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, FA यानी कि फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, फैट्स होते हैं,
मिनरल सॉल्ट्स होते हैं डिफरेंट तरीके के, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग बोलते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट के आयंस, तो ये सारी चीज़ें जो है ये मिनरल सॉल्ट्स की कैटेगरी में आती हैं। फिर वेरियस हार्मोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फाइनली AB यानी कि एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। देन वी आर हैविंग द हिपेरिन। हिपेरिन जो है वो खून का थक्का जमाने में यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। देन वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, वी आर हैविंग द ऑक्सीजन, वी आर हैविंग द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ डिजॉल्व्ड इन द प्लाज्मा एज वेल, एंड फाइनली वी आर हैविंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स में वी आर हैविंग यूरिया, वी आर हैविंग यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, बिलीरुबिन, अमोनिया या और भी डिफरेंट तरीके के जो एक्स्ट्रा मिनरल सॉल्ट्स होते हैं वो भी जो है एज अ वेस्ट मटेरियल ब्लड में प्रेजेंट रह सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हमको डिस्कस करनी है, दैट इज़ वी हैव टू डिस्कस द प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड वी हैव टू डिस्कस द ग्लूकोज एज वेल एज द कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये प्लाज्मा के कंसर्न में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को मेंशन करूँगी, कभी कभी आप लोगों ने 2 टर्म्स सुने होंगे, एक होता है प्लाज्मा जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, और एक होता है सीरम, ठीक है। 2 टर्म आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा, प्लाज्मा और सीरम, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात आ जाती है कि प्लाज्मा और सीरम में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों हैं तो आखिर ब्लड के ही कंपोनेंट्स, ब्लड के ही अंदर की चीज़ें हैं, लेकिन दोनों में फिर डिफरेंस क्या आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिल करके बनाती हैं प्लाज्मा, ठीक है। ये जितना भी कंटेंट मैंने आपको बताया ऊपर से लेके नीचे तक, ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या बनाती हैं, प्लाज्मा, ठीक है। बस डिफरेंस प्लाज्मा में और सीरम में ये है कि प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो प्रेजेंट रहता है और सीरम के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर जो है एब्सेंट रहता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा देते हैं हम लोग, तब क्या बचता है, सीरम बचता है, ठीक है। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्लॉटिंग फैक्टर यानी कि खून का थक्का जमाने वाले प्रोटीन्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, अगर वो फैक्टर्स प्रेजेंट हैं तब वो पार्ट क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा प्लाज्मा। लेकिन जैसे ही प्लाज्मा में से आप क्लॉटिंग फैक्टर हटा देते हो तो बाकी चीज़ें जो बचती हैं वो हो जाता है सीरम, ठीक है। तो प्लाज्मा जो है वो क्लॉट हो सकता है लेकिन सीरम जो है वो क्लॉट नहीं हो सकता, तो दोनों में डिफरेंस है। अगर क्लॉटिंग फैक्टर है देन इट इज़ प्लाज्मा, एंड इफ देर इज़ नो क्लॉटिंग फैक्टर को हम लोग हटा देते हैं, देन इट इज़ नोन एज द सीरम, ठीक है। तो प्लाज्मा इज़ विथ क्लॉटिंग फैक्टर एंड सीरम इज़ विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, ओके। अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसको, प्लाज्मा प्रोटीन्स को, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं, ठीक है, ये प्लाज्मा के 7% पार्ट को जो है शेयर करते हैं। प्लाज्मा का जो 7% का पार्ट होता है उस पार्ट को कौन पोजेस करता है, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन्स पोजेस करते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एल्ब्यूमिन्स होते हैं, ग्लोब्यूलिन्स होते हैं, उसके बाद फिब्रिनोजेन जो है वो भी होता है, ठीक है। तो लेट मी राइट इट डाउन, एल्ब्यूमिन, globulin, and then we are having the fibrinogen, ठीक है। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन। अब एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का काम क्या है, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन जो होते हैं, ठीक है, ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर वाटर को रिटेन करके रखते हैं, मतलब वाटर का जो लेवल है, ठीक है, वाटर के लेवल को रिटेन करके मेंटेन करके रखने का काम कौन करता है, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। उसके अलावा जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी बॉडी के लिए, बिकॉज देर आर अ क्लास ऑफ ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स विच आर नोन एज इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ओके।
देर इज़ अ क्लास ऑफ प्रोटीन्स विच इज़ नोन एज इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो है वो ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने ए बी लिखा था एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जो है वो इम्यूनोग्लोब्यूलिन का ही दूसरा नाम है। ठीक है, एंटीबॉडी जो है वो इम्यूनोग्लोब्यूलिन का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और हमारी बॉडी को बाहर से आने वाले जो फॉरेन पैथोजेंस होते हैं, फॉरेन पैथोजेंस के अगेंस्ट हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में और इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन करूँगी कि एक जो स्टेटमेंट है वो मैं बोलूँगी कि ऑल एंटीबॉडीज़ आर इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स बट ऑल इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स आर नॉट एंटीबॉडीज़। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ मैं अगेन स्पेसिफाई कर रही हूँ कि जितने भी एंटीबॉडीज़ हैं वो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स होते हैं, लेकिन जितने इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स हैं वो सारे के सारे एंटीबॉडीज़ नहीं हो सकते। एंटीबॉडीज़ जो है सिर्फ 5 टाइप के होते हैं, अभी उतना डिटेल में हमको नहीं जाना है उस पर। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो सिर्फ 5 टाइप्स के होते हैं और सारे के सारे जो है इम्यूनोग्लोब्यूलिन फैमिली ऑफ प्रोटीन को बिलोंग करते हैं। लेकिन इम्यूनोग्लोब्यूलिन फैमिली में जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सारे के सारे एंटीबॉडीज़ नहीं हो सकते। उनमें से सिर्फ 5 ऐसे हैं जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, बाकी जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और दूसरे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम नहीं करते। सिर्फ 5 इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सारे एंटीबॉडीज़ इम्यूनोग्लोब्यूलिन हैं, लेकिन सारे इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, अब तो एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का काम क्या है? वाटर को रिटेन करके रखना ब्लड प्लाज्मा में। ग्लोब्यूलिन का काम क्या है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन के फॉर्म में वो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। थर्ड हम लोग आते हैं फिब्रिनोजेन पे। ठीक है, फिब्रिनोजेन जो है वो एक ऐसा प्रोटीन है जो कि ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग करने के लिए एक और प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जिसको कि हम लोग कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, एक और प्रोटीन है जिसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, ये एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पर भी प्रो आता है किसी भी एंजाइम या हार्मोन के नाम के सामने, ठीक है, तो वो इनएक्टिव फॉर्म होता है। तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये कन्वर्ट होता है पहले थ्रोम्बिन में। ठीक है, और जो थ्रोम्बिन प्रोटीन है वो क्या करता है? फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है फिब्रिन में। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होगा और बनेगा थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है फिब्रिन में, और जैसे ही फिब्रिन के लंबे लंबे थ्रेड्स बन जाते हैं तो फिब्रिन प्रोटीन क्या करता है? फिब्रिन प्रोटीन जो है वो खून को बहने से रोकता है और ब्लड की क्लॉटिंग करता है। इसके बारे में हमको डिटेल में और आगे भी पढ़ना है, तो और हम लोग अभी फ़िलहाल डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो फिब्रिनोजेन जो प्रोटीन है वो प्रोथ्रोम्बिन के हेल्प से ब्लड की क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, सो these were the different proteins present in the blood प्लाज्मा। ठीक है, उसके अलावा ये जितने भी प्रोटीन्स हैं ये एसिड बेस बफर के जैसे भी एक्ट करते हैं, और जो भी सब्सटेंस है जिनके वजह से पीएच में चेंज आ सकता है ब्लड के, तो ऐसे सब्सटेंसेस को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करते हैं? ये सारे प्रोटीन्स भी करते हैं। तो क्या क्या काम करते हैं प्लाज्मा के प्रोटीन्स? वाटर को रिटेन करते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा एसिड बेस बफर के जैसे भी एक्ट करते हैं और ब्लड का पीएच मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट द प्लाज्मा प्रोटीन। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं ग्लूकोज के ऊपर। ब्लड ग्लूकोज जो है उसको मेंशन करना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, ब्लड ग्लूकोज को मेंशन करना इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की जो क्वांटिटी है उसके कम या ज़्यादा होने से पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट जो है वो पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग पहले ब्लड ग्लूकोज को डिस्कस करते हैं। ब्लड ग्लूकोज जो है,
ठीक है, जनरली बहुत नेग्लिजिबल क्वांटिटीज़ में हमारे ब्लड में रहता है। ठीक है, प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा के अंदर बेसिकली जो ग्लूकोज होता है वो नॉर्मल पर्सन के अंदर जो है बहुत नेग्लिजिबल क्वांटिटी में रहता है। ठीक है, इतनी क्वांटिटी में रहता है कि सेल्स को सप्लाई हो जाए, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है बहुत ओवर बियरिंग ना हो। ठीक है, तो नॉर्मल लेवल्स में जो है ग्लूकोज जनरली हमारे ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। तो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ब्लड ग्लूकोज जो है वो जनरली 0.1% के क्वांटिटी में हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहेगा, 0.1% की क्वांटिटी में। ठीक है, तो अगर हम लोग नॉर्मल ब्लड शुगर के लेवल के बारे में बात करें, तो जैसे अभी मैंने खाना खाया, ठीक है, मान के चलो 12 बजे ही मैंने खाना खाया। ठीक है, 12 बजे खाना खा लिया, उसके 12 घंटे बाद यानी कि दोपहर के 12 बजे खाना खाया, तो रात के 12 बजे अगर मेरे ब्लड का शुगर लेवल चेक किया जाए, ठीक है, तो उस टाइम पे मेरे ब्लड का नॉर्मल शुगर का जो लेवल है वो होना चाहिए 80 to 100 mg, ठीक है, पर 100 ml ऑफ ब्लड, 80 to 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल लेवल ऑफ शुगर इन आवर ब्लड। खाना खाया, खाना खाने के 12 घंटे बाद अगर ब्लड के शुगर लेवल को चेक किया जाए तो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल जो है वो 80 to 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड होना चाहिए। ठीक है, दीज आर द नॉर्मल और द परमिटेड लेवल्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन आवर ब्लड। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हो। ठीक है, जैसे कि आलू का पराठा खा लिया, उसके साथ में फिर हम लोग अलग से आलू का कुलचा भी खा रहे हैं, आलू की सब्ज़ी भी खा रहे हैं, उसके बाद हम लोगों ने चावल भी खा लिया। तो ऐसा खाना जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाने से जो है ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो लेवल जो है वो भी मैनेज किया जा सकता है किसी नॉर्मल पर्सन के अंदर। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ब्लड शुगर को लेवल में रखने के लिए, ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकागोन 2 हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। ठीक है, तो इंसुलिन और ग्लूकागोन ये जो 2 हार्मोन्स हैं ये ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करके रखने में हेल्प करते हैं। किसी रीज़न से अगर इंसुलिन या ग्लूकागोन का सिक्रीशन जो है प्रॉपर ना हो रहा हो, तब क्या होता है कि खाना खाने के बाद जो ब्लड में शुगर लेवल्स हैं या तो एकदम से ज़्यादा हो सकते हैं या एकदम से कम हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान के चलते हैं कि ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ये यूरिन के साथ जो है बाहर निकलता है। ठीक है, तो यूरिन के साथ जब एक्स्ट्रा शुगर निकलने लगता है बॉडी के बाहर, तब उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, कब बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया? जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो यूरिन के साथ बाहर निकलने लगे बॉडी के, तब उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि भाई अगर ये ग्लाइकोसूरिया है तो डायबिटीज़ कब होता है? ठीक है, डायबिटीज़ होने का भी कुछ क्राइटेरिया है कि मतलब भाई इतना शुगर जो है हमको ब्लड के अंदर दिखना चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है, तो डायबिटीज़ कब होता है? जनरली क्या होता है, जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 80 to 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड होना चाहिए। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि खाली पेट कितना शुगर होना चाहिए और भरे पेट कितना शुगर होना चाहिए, उसका कुछ क्राइटेरिया या कुछ स्केल जो है वो फिक्स है। ठीक है, जैसे कि खाली पेट यानी कि फास्टिंग। ठीक है, खाली पेट के बारे में अगर हम लोग बात करें, फास्टिंग के बारे में बात करें, तो जब खाली पेट हम लोग होते हैं तो कितना ब्लड शुगर होना चाहिए? ठीक है, 70 to 110 डेसीलीटर। ठीक है, 70 to 110 डेसीलीटर पर 100 to
70 to 110 डेसीलीटर, so my mistake over here, mg पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। कितना होना चाहिए फास्टिंग में? 70 to 110 mg ऑफ ग्लूकोज पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, तो जब खाली पेट कोई नॉर्मल पर्सन रहता है तो उसके बॉडी के अंदर, उसके ब्लड के अंदर इतना जो ग्लूकोज है 70 to 110 mg, इतना ग्लूकोज रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हम लोग खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद एक नॉर्मल पर्सन के अंदर कितना शुगर होना चाहिए? ठीक है, खाना खाने के बाद, ठीक है, खाना खाने की बाद की जो कंडीशन होती है उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट परपेंडियल। ठीक है, हम लोग खाना खाने की बाद की जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं पोस्ट परपेंडियल, या शॉर्ट में इसको कई बार पीपी भी कहा जाता है। ठीक है, तो पोस्ट परपेंडियल या पीपी कंडीशन में खाना खाने के बाद जो है कितना होना चाहिए परमिटेड लेवल? 110 to 140 mg पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, तो खाना खाने के बाद 110 to 140 mg पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, इतने क्वांटिटी में ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट रह सकता है ब्लड में। ठीक है, अब शुगर कब हुआ है, डायबिटीज़ कब हुआ है, ये हमको कैसे पता चलता है? ठीक है, डायबिटीज़ होने पर फास्टिंग यानी कि खाली पेट में 110 mg से ज़्यादा ब्लड शुगर का होना, ठीक है, या फिर पीपी यानी कि खाना खाने के बाद 140 mg से ज़्यादा अगर ब्लड में शुगर का लेवल होता है, तब माना जाता है कि किसी पर्सन को क्या हो गया है, डायबिटीज़ हो चुका है। ठीक है, अब डायबिटीज़ ज़्यादा होने पर ग्लूकोज जो है ग्लाइकोसूरिया के जैसे ही डायबिटीज़ होने पर भी ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो यूरिन के साथ बाहर निकलता है। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड के अंदर ग्लूकोज स्टिल प्रेजेंट रहता है डायबिटीज़ में। ठीक है, तो अगर खाली पेट 110 mg से ज़्यादा शुगर निकला तब, और भरे पेट 140 mg से ज़्यादा शुगर निकला तब माना जाता है कि किसी पर्सन को क्या हो गया है, डायबिटीज़ हो गया है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हार्मोन के, इंसुलिन और ग्लूकागोन के ओवर सिक्रीशन की वजह से ग्लूकोज का लेवल जो है वो एकदम से कम भी हो सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उस कंडीशन में कि जब हार्मोन के ओवर सिक्रीशन की वजह से ग्लूकोज का लेवल ब्लड में एकदम से कम हो जाए, तब उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं उस कंडीशन को। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसीमिया कौन सा कंडीशन है? जब हार्मोन के ओवर सिक्रेशन से ब्लड का जो शुगर लेवल है वो एकदम से रिड्यूस हो जाए, तब हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट है या कंस्टिट्यूएंट है प्लाज्मा का, उसको हम लोग डिस्कस करें, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को अगर हम लोग डिस्कस करें तो, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो प्लाज्मा में मिलने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड्स होता है। ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल जो होता है जनरली इसका जो यूज़ है वो बायोमेम्ब्रेन्स के सिंथेसिस में होता है, विटामिन डी के सिंथेसिस में होता है। ठीक है, उसके अलावा जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं यानी कि टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जैसे जो हार्मोन है, एस्ट्रेडियोल है, ऐसे हार्मोन्स जो हैं उनके फॉर्मेशन में, उनके सिंथेसिस में भी कोलेस्ट्रॉल का यूज़ होता है। किसमें किसमें यूज़ होता है? बायोमेम्ब्रेन्स के सिंथेसिस में, विटामिन डी के सिंथेसिस में, और जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और एस्ट्रेडियोल, ठीक है, इनके सिंथेसिस में कोलेस्ट्रॉल का यूज़ जो है जनरली होता है। ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल अमाउंट है, ठीक है, वो कितना है? 80 to 180 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, तो
तो 80 to 180 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये जो है कोलेस्ट्रॉल का परमिटेड क्वांटिटी है, ठीक है, ये नॉर्मल क्वांटिटी है। अब नॉर्मल क्वांटिटी से थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल ब्लड के अंदर फ्लोट करने लगता है या ब्लड के अंदर आ जाता है, ठीक है, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये ब्लड के सर्कुलेशन के साथ जो है धीरे धीरे जाता है और ब्लड की जो वेसल्स होती हैं, ठीक है, उसमें जो है वेसल्स की वॉल के साथ स्टिक होकर के वहाँ एक्यूमुलेट होने लगता है। तो कोलेस्ट्रॉल का जो मोस्टली देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल का जो एक्यूमुलेशन है वो हमारे हार्ट की वाल्व्स के पास ज़्यादातर होता है, ठीक है। हार्ट की वाल्व्स जो है वो हम लोगों को पता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, बाइकस्पिड वाल्व होता है, फिर सेमी लूनर वाल्व्स होते हैं। तो वाल्व्स के पास में ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन होने लगता है और जब कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हार्ट की वाल्व्स के पास जमा होने लग जाए, तब उस कंडीशन में जो है ब्लड का सर्कुलेशन वो कम हो जाता है और बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है अराइज होते हैं, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो कोलेस्ट्रॉल के एक्यूमुलेशन की वजह से ही होता है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग लास्ट अब आते हैं किसके ऊपर, प्लाज्मा के फंक्शन के ऊपर, ठीक है। प्लाज्मा का क्या क्या फंक्शन होता है, प्लाज्मा का बेसिक फंक्शन क्या है, सबसे पहला फंक्शन है बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, दूसरा जो ब्लड का पीएच है, ठीक है, उसको मेंटेन करने में भी प्लाज्मा हेल्प करता है, तीसरा वेस्ट मटेरियल्स को कैरी करने में, गैसेस को कैरी करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा जो है प्लाज्मा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट में हेल्प करता है। हमारे बॉडी के अंदर हीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके वजह से होता है, प्लाज्मा के ही वजह से होता है। उसके अलावा कई बार आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि आप लोगों की बॉडी से जो है हीट रेडिएट होती है, गर्मी निकलती है, ठीक है। कहाँ पर से, हमारे कानों के पास से, हमारी गर्दन के पास से, हमारे आर्म पिट्स के पास से, ठीक है। तो हमारी बॉडी से हीट रेडिएट जो होती है, डिसिपेट होती है जो हीट, उस हीट को रेडिएट करने के लिए या डिसिपेट करने के लिए उस हीट को स्किन तक लाने का काम भी कौन करता है, प्लाज्मा ही करता है। ओके, सो दीज वर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा। प्लाज्मा का कंपोजिशन एक्सप्लेन कर दिया और प्लाज्मा के जो 3 इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स थे, प्रोटीन, ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्लड कॉर्पसेल्स यानी कि ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अंटिल देन इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। थैंक यू।